गाइड एकेडमी का 22वां वार्षिकोत्सव। CBSE एफिलिएटेड कैरियर गाइड एकेडमी दियागंज अररिया के प्रांगण में अन्य वर्षों की भांति इस वर्ष भी स्कूल ऑफ गाइड ग्रुप का 22वां वार्षिकोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के झंडोत्तोलन एवं विद्यालय गान से हुआ। इसके बाद विज्ञान प्रदर्शनी के साथ साथ वाद विवाद, भाषण आदि का दौर चलता रहा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रोफेसर इंतजाज करीम के निदेशक NBPL भारत सरकार श्री सरफराज आलम, सांसद अररिया अहमद अशफाक करीम, MLC श्री अब्दुल रहमान, विधायक अररिया श्री अशोक मिश्रा, जिला शिक्षा पदाधिकारी अररिया जनार्दन प्रसाद, कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा विभिन्न प्रकार का सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसमें गाइड ग्रुप के बच्चों द्वारा गजल, ग्रुप डांस, कव्वाली आदि की प्रस्तुति से दर्शकों का मन मुग्ध कर दिया गया। इस अवसर पर विद्यालय के चेयरमैन संस्थापक प्रोफेसर रकीब अहमद सहित स्कूली बच्चे एवं आमजन उपस्थित थे। कैरियर गाइड एकेडमी में हर साल एजुकेशनल और कल्चरल प्रोग्राम होता है और यहाँ का प्रोग्राम आपने भी देखा, आप देख भी रहे हैं। ये नेशनल लेवल का प्रोग्राम होता है और सारे प्रोग्राम में एजुकेशनल मैसेज दिए जाते हैं और समाज में जो कुरीतियाँ हैं उससे कैसे बचा जाएगा ये बताया जाता है। कैरियर गाइड एकेडमी ये CBSE बोर्ड से एफिलिएटेड है। यहाँ के बच्चे आज के दिन में लगभग दुनिया के हर कोने में, कोई डॉक्टर हैं, कोई इंजीनियर हैं, कोई अच्छे पोस्ट पे हैं। यहाँ के जो टीचर्स हैं बहुत डेडिकेटेड हैं, बहुत मेहनती हैं। और जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सुफियान अहमद, ये लोग 24 घंटा सिर्फ स्कूल के बारे में सोचते हैं और स्कूल में अच्छी से अच्छी पढ़ाई, अच्छा से अच्छा एजुकेशन कैसे दिया जाए इस पर मंथन होता है। और यहाँ के बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी बच्चों ने स्टेट लेवल पर क्विज में फर्स्ट पोजीशन लाया था और पिछला जो परफॉर्मेंस है उसके लिहाज से हम इस बार कह सकते हैं कि जो मैट्रिक का रिज़ल्ट आने वाला है CBSE का, हमारे बच्चे स्टेट लेवल में पोजीशन लाएंगे। आपकी पॉजिटिविटी जब बच्चों पर असर करेगी तो वो एक नेगेटिव बच्चा पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस साल मुदस्सिर साहब तो नहीं है, लेकिन उनके छोटे भाई डॉक्टर सरवर आलम साहब हमारे सामने मौजूद हैं, क्योंकि ये अवार्ड उनके वालिद मोहतरम साहब के नाम से है। तो मैं हर साल मेरी कोशिश होती है कि ये अवार्ड उनके ही बेटों के जरिए हमारे टीचर्स को दिया जाए। और पिछले साल मुदस्सिर साहब नहीं रहे थे, लेकिन इस साल सरवर आलम साहब आए हैं और मैं सरवर आलम साहब को दावत देता हूं कि प्लीज आप स्टेज पर आए। गिव अ बिग हैंड फॉर डॉक्टर सरवर आलम फ्रॉम द फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट AMU सेंटर किशनगंज। पहले मैं अनाउंसमेंट करूंगा और उस टीचर्स को सर्टिफिकेट के साथ जो अवार्ड जाती है वो ट्रस्ट की तरफ से जाती है, ज्ञान एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से, वो 5000 की राशि दी जाएगी। और उसके बाद मैं सरवर आलम साहब का थोड़ा वक्त लूँगा कि वो अपनी बात को रखेंगे। उन्होंने जो यहाँ फील किया है, जो उनका मोटिव है इन फ्यूचर में करने का, क्योंकि बहुत एक सच्चाई है कि मेरा जुड़ना अररिया में एज ए स्कूल प्रेसिडेंट होने की वजह से स्कूल से नाता है मेरा, लेकिन एजुकेशन फील्ड में एजुकेशन की वजह से जो मुझे एक कॉन्टेक्ट मिला है फ्रॉम द इंडिया, वो सिर्फ एक एजुकेशन की वजह से मिला है। अगर आप एजुकेटेड हैं और आपके अंदर वो क्षमता है तो आप कहीं भी खड़े हो सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं, किसी से कांटेक्ट कर सकते हैं, कहीं भी पहुंच सकते हैं। आज अशफाक करीम साहब जिन्होंने 10 मिनट यहाँ वक्त दिया, उनका इस्तकबाल किया गया, वो भी सिर्फ
एक एजुकेशन ही का पार्ट है कि वो उनकी इस्तकबालिया अररिया में पहली दफ़ा कैरियर गाइड एकेडमी ने इस्तकबालिया किया और कैरियर गाइड एकेडमी को ये बहुत बड़ा मुकाम हासिल है कि जो शख्सियत कटिहार में KMCH के फाउंडर हैं, एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और अभी प्रेजेंट MP पार्लियामेंट मेंबर ऑफ राज्यसभा हैं और आज उनका आगमन अररिया में हुआ और 10 ही मिनट से ही उन्होंने अपना वक्त दिया। सारे बच्चों से उन्होंने हाथ मिलाया, बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं सबसे बड़ा शुक्रगुजार हूँ मोहम्मद इंजीनियर असलम अली साहब का, जिनके वजह से उन्होंने हमें डॉक्टर करीम साहब के बीच जो करीबी है, जो मेरी पर्सनल करीबी है, वो एक करीबी को जिन्होंने जो एक तार का काम किया, कनेक्शन का तार का काम किया, जिनके वजह से मैं उनके करीब पहुंच पाया। और मैं शुक्रगुजार हूँ मुदस्सिर आलम साहब का, चैन होती है, ये चैन है, मुदस्सिर आलम साहब का शुक्रगुजार हूँ, जिनके वजह से मैं इंजीनियर असलम अली के सामने एक कांटेक्ट हुआ मेरा। तो जब आप चैन जाते हैं तो वो कॉन्टेक्स्ट बढ़ता जाता है और सारे लोग एजुकेशनिस्ट हैं और ये एजुकेशन के जरिए आज इर्तिजा करीम साहब जो हमारे चीफ गेस्ट हैं, जो नेशनल काउंसिल फॉर प्रोमोटिंग उर्दू लैंग्वेज के डायरेक्टर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो आज किशनगंज में हैं, वो एज ए चीफ गेस्ट यहाँ आने वाले थे, पर जो HRD मिनिस्टर हैं कुशवाहा डिस्ट्रिक्ट HRD मिनिस्टर, वो अचानक से आज किशनगंज पहुँचे हैं। तो रात में तक मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि वो अचानक पहुँचे हैं, अगर उनके साथ नहीं रहेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो उन लोगों का दिन भर का टाइम आज उनके साथ निकल गया। उन्होंने फिर भी वादा किया कि अगर 1 घंटा भी वक्त मिलेगा, आपका प्रोग्राम कितने बजे रात तक चलता है, मैं ज़रूर आऊँगा। तो मैंने उनकी उस कोशिश को खैर मकदम किया और उन्होंने जब मैं कहा कि सर आप लोग नहीं आएंगे तो फिर अशफाक करीम साहब की क्या बात है, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी बात करता हूँ और उन्होंने फ़ौरन अशफाक करीम साहब से बात किया। फिर अशफाक करीम साहब का नंबर दिया मुझे कि आप बात कर लीजिए। फिर उनसे मैंने बात किया तो बोले कि मैं रास्ता रोड हूँ और मैं आ रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि ये जो आप कनेक्शन है ये ओनली ड्यू टू एजुकेशन है। तो एजुकेशन का मतलब इंडस्ट्री में ये कहना चाहता हूँ कि एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप डॉक्टर बनो, आप इंजीनियर बनो, आप कुछ भी बनो। एजुकेशन का मतलब ये है कि आपके पास एक एजुकेशन होनी चाहिए और एक राइट एजुकेशन होनी चाहिए, यानी सिर्फ डिग्री नहीं होनी चाहिए। डिग्री बहुत होती है, लोग IAB MA बहुत डिग्री होती है, आपको PhD भी ऑफ कैंपस होता है, वो डिग्री नहीं चाहिए, आपको एजुकेशन चाहिए और रेगुलर एजुकेशन को आप इम्पार्ट कीजिए। ये बहुत बड़ी हैंड है। मैं अपने बच्चों को हमेशा कहता हूँ, मेरे अभी 10th के जो बच्चे जो पास आउट हुए हैं उनको भी मैंने कहा है कि आप कौन सा पेपर लेते हो उससे बहस नहीं है, लेकिन जो लेते हो उनको परफेक्ट करो, उसमें मास्टर बनो। उसकी पूछ होती है, आपकी पूछ होती है, आपकी पहचान होती है। ज़रूरी नहीं कि अरेबिक नहीं पढ़ा, अरेबिक पढ़ के आपने एक अच्छे स्कॉलर हैं तो आपकी पहचान अरेबिक से होती है, आपकी पहचान संस्कृत से होती है। तो मैं जो नाम अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, मैं दावत देता हूँ सरवर आलम साहब को कि ये अपने को खुद से नाम अनाउंसमेंट करने की जरूरत है। सुफियान भाई ने दावत दी तो थोड़ी सी तैयारी करके आया हूँ। तभी मैं अररिया डिस्ट्रिक्ट के जो डिस्ट्रिक्ट का वेबसाइट होता है, बिहार वेबसाइट, उससे देखा था। मैं सोच रहा था कि कुछ जानकारी हो इस डिस्ट्रिक्ट के बारे में कि यहाँ एजुकेशन का क्या लेवल है, तालीम का क्या लेवल है, क्या स्टेज है और अररिया डिस्ट्रिक्ट किस पोजीशन पे है बिहार में। शायद आप लोग जानते हो, बहुत लोग शायद इस सर्वे से, इन सब डेटा से वाकिफ ना हो। सबसे पहले एक छोटा सा डेटा आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूँगा कि अररिया की जो आबादी है, टोटल पॉपुलेशन 2011 के हिसाब से, 2011 का जो गवर्नमेंट सेंसस हुआ है, अकॉर्डिंग टू दैट वो आबादी है आपकी 28,11,569, 28,11,569। और अररिया का जो रूरल पॉपुलेशन है, यानी कि गांव में रहने वाली जो आबादी है, वो है 26,42,792, यानी कि 26,42,792। अगर आप देखें तो ये गाँव का पॉपुलेशन जो है अररिया में वो 90% से 90% से ज़्यादा है। अब ज़रा मैं गौर करना चाहूँगा यहाँ के जो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स हैं वो कितने हैं तादाद में,
यहाँ मिडिल स्कूल्स कितने हैं, सेकेंडरी स्कूल्स कितने हैं, तो आपके अगर प्राइमरी स्कूल्स देखें जहाँ की क्लास 1 से क्लास 5 की पढ़ाई होती है, यानी कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की जो पढ़ाई होती है, उनकी तादाद है 1359, 1359। अगर हम मिडिल स्कूल्स की बात करें तो ये नंबर है 786। अगर हम सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स की बात करें तो ये नंबर है 95। अब आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि आबादी 28 लाख की है और सेकेंडरी स्कूल्स 95 है। आप देखें, मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स सबको आती होगी, उतनी गणित सबको आती होगी कि क्या फीसदी है, क्या परसेंटेज है यहाँ सेकेंडरी स्कूल्स का, प्राइमरी स्कूल्स का और मिडिल स्कूल्स का। अब एक सवाल और उठता है यहाँ कि अगर नंबर ऑफ प्राइमरी स्कूल्स यानी कि 1 से 5 वाली पढ़ाई वाले स्कूल्स अगर 1400 के लगभग हैं, तो फिर जाकर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में 95 है। तो वो जो बच्चे 1 से 5 तक में पढ़ते हैं वो आखिर जाते कहाँ हैं, वो गवर्नमेंट सेंसस में क्यों नहीं है? ये प्रॉब्लम्स है और इसके कुछ सोल्यूशन भी हैं जो आगे बताऊंगा, जो मुझे लगता है। आगे एक और प्रॉब्लम देखा मैंने, जो वेबसाइट में चेक किया तो अररिया में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। रास्ते में इसी स्कूल के एक टीचर जब मुझे रिसीव करने गए थे तो उनसे मैंने एक बार दोबारा कंफर्म किया, क्योंकि मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है। मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ भी एक होगा। मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पे कितने मेडिकल कॉलेज हैं, उन्होंने कहा नहीं है। इंजीनियरिंग कॉलेज, उन्होंने कहा नहीं है। तो फिर वो बात पक्की हो गई कि यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है। किशनगंज में एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जो कि माता गुजरी मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जाता है। कटिहार में भी है कटिहार मेडिकल कॉलेज, जिसके फाउंडर और डायरेक्टर अशफाक करीम साहब हैं, जो आज आपके बीच आए भी थे। तो मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि ये सारी जो फैक्ट्स हैं इनसे आप भाग नहीं सकते, लेकिन इनका सोल्यूशन क्या है, आखिर किस तरीके से इन सब चीज़ों से निपटा जा सकता है। तो जाहिर सी बात है, अगर एजुकेशन लेवल कम है तो स्कूल्स के नंबर बढ़ाने पड़ेंगे। और एक बात और है कि आप ये जो सरकारी इदारे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, आप इन पर इतना डिपेंड नहीं कर सकते। अगर आप चाहेंगे कि रातों रात ये 5000 स्कूल खोल लें तो वो नहीं हो सकता है। एक स्कीम को लागू होने में, इम्प्लीमेंट होने में एक डिकेड लग जाता है, एक दशक लग जाता है। तो वैसे केसेस में जाहिर है हमें ज़रूरत है प्राइवेट स्कूल्स की। और मैं तारीफ करना चाहूँगा सत्येन अहमद साहब का, उनके पूरी टीम का, कि उन्होंने एक ऐसा स्कूल अररिया में खड़ा किया है जो कि वाकई क्वालिटी एजुकेशन दे रहा है। आज मेरी मुलाकात उनसे भी एक अजीम शख्सियत से हुई, उनके वालिद मोहतरम से, प्रोफेसर रकीब साहब, अगर मैं गलत नहीं हूँ, नाम मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। तो उनसे मुलाकात हुई तो पता चला कि स्कूल 22 साल से चल रहा है और 22 साल से इल्म की रोशनी दे रहा है इस अररिया डिस्ट्रिक्ट को। तो इसी तरीके के और भी प्राइवेट स्कूल्स खुलने होंगे अररिया में। और मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी प्राइवेट स्कूल्स में खुलेंगे इनके बीच कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि जितने प्राइवेट स्कूल खुलेंगे पढ़ने वाले भी उतने ही ज़्यादा होंगे, क्योंकि इल्म की, तालीम की बेदारी आएगी, एजुकेशन अवेयरनेस फैलेगा कि हर 5 किलोमीटर में एक स्कूल है। और अगर हर 5 किलोमीटर में स्कूल हुआ तो जाहिर सी बात है आसपास के जो गार्जियन हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो वालिदैन हैं बच्चों के, उनके दिमाग में ये बात आएगी कि हमें अपने बच्चों को स्कूल में डालना चाहिए, क्योंकि हमारा पड़ोस वाला स्कूल भेज रहा है अपने बच्चे को। तो ज़रूरत है ऐसे और 10 प्राइवेट स्कूल्स की, ऐसे और 100 प्राइवेट स्कूल्स की अररिया में, जैसे कि कैरियर गाइड डिपार्टमेंट। दूसरी अहम बात मैं बताना चाहूँगा कि अक्सर ये बात होती है, उस दिन अहमद अशफाक करीम साहब जब अभी किशनगंज में एक उर्दू बुक फेयर लगा है, उसके इनोवेशन में आए थे, तो उन्होंने कहा, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सीमांचल का इलाका पसमानदा है। मैं अभी आ रहा था किशनगंज से, तो यहाँ तो रास्ते बहुत ख़राब थे। पता चला ड्राइवर साहब ने कहा कि यहाँ बाढ़ से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, और किशनगंज से वाकई ज़्यादा नुकसान हुआ है अगर हम कंपैरिजन करें, अगर तुलना करें तो वो पसमानदा है, लेकिन पसमानदा ज्योग्राफिकली है। यही बात अहमद अशफाक करीम साहब ने भी कही थी कि ये इलाका ज्योग्राफिकली, भूगोल के हिसाब से पसमानदा है, लेकिन टैलेंट में, इंटेलिजेंस में, मेहनत में, हार्डवर्क में कहीं भी ये पसमानदा नहीं है। आपको पता होगा कि जब हम बिहार से बाहर जाते हैं, हम लोग, मैंने अपनी पढ़ाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से की है, दिल्ली में भी जॉब किया है, तो अक्सर हमें लोग बिहारी के नाम से बुलाते थे और कहते थे कि एक बिहारी 100 पे भारी, 10 पे भारी, जो भी कहते हैं।
वाकई में ये बिहारियों के साथ है। यूपीएससी में भी बिहारियों के हमेशा से नंबर्स बहुत ज़्यादा रहे हैं, उनके परसेंटेज बहुत ज़्यादा रहे हैं। तो उसी तरीके से चाहे वो किशनगंज का इलाका हो, चाहे अररिया का इलाका हो, टैलेंट में कुछ कमी नहीं है। जिस तरीके से किसान यहाँ खेत में मेहनत करते हैं, उतनी ही मेहनत उन किसान के बच्चे स्कूल में कर सकते हैं और करते हैं और अच्छा करके दिखाते हैं। गवर्नमेंट स्कूल से पढ़कर आईएएस की नौकरी तक पहुँचते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं, इंजीनियर्स बनते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो यहीं अररिया से पढ़ के आए थे, अलीगढ़ में उनसे मुलाकात हुई 11th में, तो माशाल्लाह क्या टैलेंटेड थे। आज के डेट में वो मेडिकल में है, इंजीनियरिंग में है। मैं नाम बता सकता हूँ, मेरे दोस्त थे यहीं के आसिफ असबिल से पढ़े थे, वो मेडिकल आज डॉक्टर है, एमडी किया उन्होंने। सरफराज आलम वो भी यहीं से पढ़े हुए थे, वो भी डॉक्टर हैं। तो ये हस्तियाँ हैं यहाँ से पढ़ी। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा यहाँ के बच्चों को खास करके और उनके गार्जियंस को कि नहीं हो ना उम्मीद इकबाल अपने किश्ते वीरा से, नहीं हो ना उम्मीद इकबाल अपने किश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साथी। ये आप हमेशा याद रखें, आप किसी से कम नहीं है, आप बस मेहनत से पढ़ें। मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर मेहनत से पढ़ेंगे तो दिल्ली से यहाँ का फासला जो भी करीब 1500 किलोमीटर है वो 0 किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि फिजिकली वो दूरी घट जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आप अररिया को भी दिल्ली बना सकते हैं, यहाँ जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ इसी तरीके के तालीमी इदारे खोल सकते हैं। आखिरी बात मैं इस स्कूल के स्टेक होल्डर्स जो जिम्मेदारान हैं उनसे करना चाहूँगा। और जब बात होती है जिम्मेदारान की, स्टेक होल्डर्स की, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि स्कूल के डायरेक्टर, प्रिंसिपल और स्कूल के टीचर्स। मैं जब भी स्टेक होल्डर्स की बात करता हूँ, जिम्मेदारान की बात करता हूँ, उसमें 2 लोग और आते हैं। वो है आपके पेरेंट्स, गार्जियन, और तीसरे नंबर पे आते हैं बच्चे। इनमें सबसे पहला जो मैं पहले पायदान पे जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखता हूँ वो स्कूल की नहीं है, वो है पेरेंट्स और गार्जियन की। बड़े बड़े स्कॉलर्स ने, विद्वान ने कहा है कि पेरेंट्स या घर या गार्जियन जो होता है वो बच्चे का पहला प्राइमरी स्कूल होता है। और वहाँ जो आप तहजीब देते हैं, वहाँ जो उन्हें आप तालीम देते हैं, वहाँ जो उन्हें आप चलना, बोलना और बात करना सिखाते हैं, वो किसी स्कूल में नहीं सिखाया जा सकता। तो वक्त की पाबंदी, मेहनत, हार्डवर्क और लोगों से बात करने की तहजीब, ये सब घर में सिखाई जाती हैं। आप स्कूल से बाद में एक्सपेक्ट करें, पहले ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। दूसरा अहम चीज़ जो आप पेरेंट्स और गार्जियंस के लिए है वो ये है कि आज के सोसाइटी में जो डाउनफॉल हो रहा है टीचर्स के रेस्पेक्ट में, डिसिप्लिन में। हमारे ज़माने में जब मैं स्कूल में था तो उस वक्त इतने बाइक्स नहीं थे, मोटरसाइकिल नहीं होते थे। आज के बच्चे मोटरसाइकिल में स्कूल जाते हैं। मैं देखता हूँ किशनगंज में बाल मंदिर है और भी बहुत स्कूल में, वहाँ बच्चे मोटरसाइकिल में स्कूल जाते हैं, हम लोग साइकिल में जाते थे। तो जहाँ टीचर को देखते थे तो साइकिल से उतर जाते थे। आज की डेट में मोटरसाइकिल में होते हैं तो उतरेंगे कैसे, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम है। तो पेरेंट्स और गार्जियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने बच्चों को, अपने टीचर्स की, असतज़ा की, उनको रिस्पेक्ट करना, उनको तहजीब देना ये ज़रूरी है। और ये आप कब दे सकते हैं, जब आप खुद टीचर्स की रिस्पेक्ट करें। आप ये ना सोचें कि आपने बच्चों को स्कूल में डाल दिया और आपने उनकी फीस भर दी तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई, और आप महीने के आखिर में या साल के आखिर में अपने बच्चे का रिपोर्ट कार्ड देख के कहेंगे कि आपने हमारे बच्चे को क्या पढ़ाया, इनको तो अच्छे मार्क्स ही नहीं आए, इनको अच्छे नंबर नहीं आए। ये आप ना कहें, पहले अपनी जिम्मेदारी निभाएं, टीचर्स की इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें, बच्चों को सिखाएं कि टीचर्स की रिस्पेक्ट कैसे की जाती है, और फिर आप देखें इंशाल्लाह आपका बच्चा बहुत कामयाब होगा। आखिर में मैं कहूँगा पहले तारीफ कहूँगा, क्योंकि ये चीज़ मैं कहना चाहता था, लेकिन यहाँ चूँकि ऑलरेडी ये चीज़ चल रही है कि इस स्कूल में टीचर्स को इज्जत दी जा रही है। उसका एक बहुत जीता जाता एग्जाम्पल, जीता जाता उदाहरण ये है कि अभी एक्सेलेंसी अवार्ड दिया गया। तो इस तरह के अवार्ड्स होने चाहिए। टीचर्स को बहुत मोटिवेशन मिलती है, उनकी हौसला अफजाई होती है। तो टीचर्स की जिम्मेदारी है कि वो अपने डायरेक्टर, प्रिंसिपल की इज्जत करें। प्रिंसिपल की जिम्मेदारी है कि वो अपने टीचर्स के कंसर्न को समझें, उनके ग्रीवेंसेस को सुनें, उनकी परेशानियों को सुनें। और पेरेंट्स और गार्जियंस की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को सिखाएं और खुद भी टीचर्स की इज्जत करें। और आखिर में आप तमाम बच्चों से अपील है कि आप अपने टीचर्स की इज्जत करें, बेहद इज्जत करें। मैं सच कहता हूँ कि आप देखते भी होंगे कि
अक्सर लोग कंपेयर करते हैं कि कौन ऊपर है। इंडिया में टॉप मोस्ट जॉब कौन सा है? आईएएस है, डॉक्टर है, इंजीनियर है। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, ये आईएएस बनाता कौन है? ये डॉक्टर बनाता कौन है? ये इंजीनियर बनाता कौन है? कौन बनाता है? कौन बनाता है? टीचर्स। कौन बनाता है? तो सबसे अच्छी जॉब कौन सी हुई? सोसाइटी का सबसे इज्जतदार इंसान कौन है? टीचर्स। इस बात को हमेशा याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।